ऑडियो 2। तुम उस कैबिन में सो रहे हो, वहीं एक और व्यक्ति दिखा, परंतु वह जाग रहा था। उसे देखकर मैं ठिठकी। फिर तुम्हारे पास जाकर माथा सहलाया, पूछा कि तुम्हें दिक्कत तो नहीं हुई। इसके बाद मेरी नींद खुल गई। विल्मोट ने यह सब सुना तो उस रात स्वयं को जहाज से में दिखे स्वप्न और टेट के बताए विवरण से पत्नी के विवरण का पूर्ण सादृश्य देखकर विस्मित रह गया। स्पष्ट है कि ये घटनाएं मात्र विचारों के दूर संप्रेषण का मामला नहीं है। यदि मात्र विचार ही उतनी दूर तक फैलकर संबद्ध व्यक्ति तक पहुंच गए होते तो वह टेलीपैथी के अंतर्गत आ सकता था, किंतु प्रस्तुत घटनाएं उससे भिन्न है। यहाँ विचारों के साथ व्यक्तित्व ने भी संबद्ध व्यक्तियों तक देश की परिधि लांघकर यात्रा की थी। इसके बाद शब्द वेधी बाण की तरह वापस लौट आया था। जैसे पक्षी दूर दूर तक उड़कर लौट आए, वैसे ही ये व्यक्तित्व भी मानो उड़कर अभिप्सित स्थान एवं व्यक्ति तक जा पहुँचे थे और फिर इच्छित कार्य कर लौट आए थे। यह कार्य स्थूल जगत में ज्ञात तथ्यों और विधियों द्वारा संभव नहीं। जिस समय विल्मोट की पत्नी दूर अंध महासागर में जहाज पर उसके पास गई थी, उस समय उसका स्थूल शरीर अमेरिका के अपने निवास स्थान में ही था। यही स्थिति श्रीमती बटलर के स्थूल शरीर की स्वप्नों के समय होती थी। उन लोगों के स्थूल शरीर वहीं रहते हुए भी हूबहू उन्हीं जैसी प्रतिकृति अन्यत्र देखी जाती थी। यह सूक्ष्म शरीर का ही कार्य हो सकता है जो सूक्ष्म जगत के नियमों से परिचालित होता है। भारतीय मनुष्यों को प्रत्येक मनुष्य के भीतर सन्निहित इन अद्भुत क्षमताओं की हजारों वर्ष पूर्व जानकारी थी और उन्होंने विस्तार से इन सब शक्तियों सामर्थ्यों की चर्चाएं की हैं तथा इनके विकास की विधि व्यवस्थाएं भी निरूपित निर्धारित की हैं। कुछ व्यक्तियों में अपवाद स्वरूप पूर्व जन्मों की संग्रहित सामर्थ्य सहसा इस प्रकार अनायास प्रकट हो जाती है। किसी समर्थ सत्ता के स्नेह अनुदान से भी ऐसी क्षमताएं विकसित देखी जा सकती हैं। योगाभ्यास से प्रयत्नपूर्वक प्रत्येक व्यक्ति इन्हें विकसित कर सकता है। अनायास प्राप्त सामर्थ्य के बारे में संबद्ध व्यक्ति कम जान पाते हैं। उस क्षमता के इच्छानुसार उपयोग की प्रक्रिया उन्हें प्राय नहीं ज्ञात होती, किंतु योग साधक अपनी ऐसी क्षमताओं के इच्छित उपयोग में समर्थ होते हैं, क्योंकि वे उसके पीछे क्रियाशील सूक्ष्म सत्ताओं को जानते होते हैं। तंत्र विज्ञान में छाया पुरुष का साधना विधान है। सूक्ष्म शरीरधारी सजीव छाया पुरुष अपना ही अंश होता है। उसकी सिद्धि में अपना ही एक और शरीर अपने हाथ में अपने अधिकार में प्रकट होकर आ जाता है, जो अपने ही जीवित भूत की तरह होता है और भूतों जैसी अतीन्द्रिय शक्तियों से संपन्न होता है। योगी अपने सूक्ष्म शरीर से और अस्मिता से विनिर्मित निर्माण चित्रों द्वारा एक ही साथ अनेक कार्य करने में समर्थ होते हैं। यह शक्तिशाली व्यक्तित्व है तो हम में से हर एक के पास, किंतु उसे जागृत विकसित करने लायक साधना प्रयास सब कर नहीं पाते। जो कर लेते हैं वे न केवल एक अद्वितीय उपकरण के स्वामी हो जाते हैं, अपितु सूक्ष्म जगत के नियमों के भी ज्ञाता हो जाते हैं और उनकी बौद्धिक भावनात्मक सीमाएं बहुत विस्तृत हो जाती हैं। संकीर्णता उनमें नहीं रह जाती। स्थूल शरीर से परे मनुष्य के सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व अब विज्ञान द्वारा भी प्रमाणित होने लगा है। सन 1963 से अब तक रूस के वैज्ञानिकों ने इस दिशा में कई सफल प्रयोग किए हैं। वहाँ के एक इलेक्ट्रॉन विशेषज्ञ सैम्योन किर्लियान ने अपनी वैज्ञानिक पत्नी वेलेंटाना के सहयोग से फोटोग्राफी की एक विशिष्ट प्रविधि का आविष्कार किया। इस विधि द्वारा सजीव प्राणियों के आसपास होने वाले सूक्ष्म कंपनों और देह ऊर्जा से के क्रियाकलापों का छायांकन किया जा सकता है। एक दूसरे प्रयोग में किर्लियान दंपति ने एक रुग्ण स्त्री की फिल्म खींची। इसमें प्रकाश कणों का
वह वलय आरंभ से जीर्ण था और वह शीघ्र ही समाप्त भी हो गया। अगले प्रयोग में किर्लियान दंपति ने एक मनुष्य के पास से उसके शरीर के चित्र इसी विशेष विधि से लिए। ये छायाचित्र उसके शरीर के विभिन्न भागों के लिए गए थे। गर्दन, हृदय और उदर प्रदेश के अत्यंत निकट से खींचे गए इन चित्रों में बहुत ही सूक्ष्म धब्बे दिखाई दिए, जो इन अंगों से विसर्जित होने वाली विद्युतीय ऊर्जा के द्योतक थे। इन छायाचित्रों से यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रत्येक प्राणी के दो शरीर होते हैं। पहला प्राकृतिक अथवा भौतिक, जो आंखों से दिखाई देता है, और दूसरा सूक्ष्म शरीर, जिसकी सब विशेषताएं प्राकृतिक शरीर जैसी होती हैं पर जो दिखाई नहीं देते। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह सूक्ष्म शरीर ऐसे सूक्ष्म पदार्थों का बना होता है जिनके इलेक्ट्रॉन ठोस शरीर के इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से चलायमान होते हैं। उनके अनुसार सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से अलग होकर कहीं भी विचरण कर सकता है। रूस के अतिरिक्त अमेरिका में भी इस विषय पर काफ़ी वैज्ञानिक खोजें चल रही हैं। न्यूयॉर्क राज्य विश्वविद्यालय ने परामानसिक तत्वों की खोज के लिए एक स्वतंत्र विभाग ही खोला है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रॉबर्ट वेफर हैं। अधिकांश लोगों का दृष्टि केंद्र चर्म चक्षुओं से दिखाई पड़ने वाला भौतिक शरीर है और वे इसी की सुख सुविधा के लिए सारे जोड़ तोड़ बिठाते रहते हैं। सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व और उसकी आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाए, उसके परिपोषण, अभिवर्धन एवं जागरण का क्रम चल पड़े तो उससे इतना कुछ प्राप्त किया जा सकता है जिसे असामान्य चमत्कार के रूप में जाना जाता है। क्योंकि जब मनुष्य केवल इस शरीर को ही सुखी बनाने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा, वरन वह अपनी आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील होगा। भारतीय अध्यात्म इस क्षेत्र में पहले ही काफ़ी आगे बढ़ चुका है। कहना ना होगा, प्राचीन काल में जन सामान्य का सदाचार निष्ठ और सत्यपरायण होना आध्यात्म के गहन आधारों पर अवलंबित रहने का सुपरिणाम ही था। बायोलॉजिकल प्लाज्मा बॉडी। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार जॉर्ज एलन नॉट ने एक वैज्ञानिक उपन्यास लिखा है, जर्नी बाय अनवेज। उपन्यास में एलन नॉट ने एक ऐसे यान की कल्पना की है जिसमें नायक कुछ ही मिनटों में हजारों मील की यात्रा कर लेता है। यान प्रकाश की गति से चलता है और नायक यात्रियों को इच्छित स्थान पर उतार देता है। यह यान ना किसी धातु का बना है और ना ही इसमें कोई यंत्र लगा हुआ होता है, बल्कि कुछ वैज्ञानिक अपनी संकल्प शक्ति से सूक्ष्म अणुओं को इस प्रकार जोड़ते हैं कि उसमें बैठकर यात्री भारहीन हो जाता है। यान चालक संकल्प करता है अमुक जगह पहुंचना है और यान के सूक्ष्म यंत्र चलने लगता है। यह कहना भी गलत होगा, क्योंकि कुछ ही पल में इतनी शीघ्र ही लगता है तत्काल गंतव्य स्थान पर खड़ा दिखाई देता है। उपन्यास का कथानक कल्पना के ताने बाने से बुना गया है और लगता है कि कल्पना असंभव कल्पना है, परंतु वुडलैंड अमेरिका के डॉक्टर जियो वर्नहार्ट ने एक ऐसा ही अनुभव किया जिसमें वे इच्छा मात्र से तुरंत अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। अपना अनुभव बताते हुए उन्होंने अमेरिका से प्रकाशित होने वाली परा मनोविज्ञान की एक प्रसिद्ध पत्रिका में लिखा, उस समय मेरा पुत्र वियतनाम के मोर्चे पर गया था। सन 1971 की घटना है। एक दिन मुझे बैठे बैठे लगा कि मेरा पुत्र किसी खतरे में है और मुझे पुकार रहा है। इस आभास के साथ ही मुझे यह अनुभव भी हुआ कि मेरा शरीर हवा से ही भी हल्का हो गया है और मैं तुरंत वुडलैंड से हजारों मील दूर उस अनजान स्थान पर पहुंच गया हूं जहां मेरा लड़का तैनात है। वहां जाकर मैंने देखा चारों ओर आग लगी हुई है। जॉन एक तंबू में फंसा हुआ है और उसके ऊपर लोहे का वजनी ट्रंक गिर पड़ा है जिसके नीचे वह दबा हुआ है। मैंने तुरंत उस ट्रंक को जॉन के ऊपर से हटाया और तंबू के बाहर ले जाकर उसे खड़ा कर दिया।
उसके बाद मेरा अपना शरीर पूर्ववत हो गया लगा। आंखें खोली तो प्रतीत हुआ कि जैसे तंद्रा टूट गई हो। पास ही मेरी पत्नी बैठी मेरी नब्ज टटोल रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वह बोली मुझे ऐसा लगा जैसे आप एबनॉर्मल हैं। मैंने उसे अपना अनुभव सुनाया तो वह बोली आपने कोई दुस्वप्न देखा होगा। परंतु मुझे ना जाने क्यों अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। 6 महीने बाद जब जॉन छुट्टी पर लौटा तो उसने युद्ध के अनुभव सुनाते समय एक अग्निकांड में फंस जाने और वहां से चमत्कारी ढंग से निकल जाने की घटना सुनाई। इस घटना के संबंध में बर्नहार्ड का विश्वास है कि दूरबोध द्वारा उक्त दुर्घटना की सूचना पाकर उनका सूक्ष्म शरीर ही जॉन को बचाने के लिए गया था। तो क्या सूक्ष्म शरीर से हर कहीं तत्क्षण पहुंचा जा सकता है? अध्यात्म विज्ञान इसका उत्तर हाँ में देता है और विज्ञान का ध्यान भी इस तथ्य की ओर आकर्षित होने लगा है। ऐसी कई घटनाओं के विवरण संकलित किए जा चुके हैं जिनमें सूक्ष्म की शक्ति की क्रियाशील दिखाई दी है। सूक्ष्म देह स्थूल देह से अलग हो सकती है, यह तो कई व्यक्तियों के अनुभव में आ चुका है। पिछले दिनों अमेरिका की विश्वविख्यात अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर का अनुभव प्रकाशित हुआ था। उसमें बताया गया था कि टेलर का कोई गंभीर ऑपरेशन किया जाना था। टेलर को ऑपरेशन टेबल पर लिटाया गया और बेहोश किया गया। ऑपरेशन काफ़ी समय तक चला और जब पूरा हो गया तो डॉक्टरों का अकस्मात ध्यान गया कि टेलर की काया निष्प्राण हो चुकी है। उसकी सांस भी बंद हो गई थी, नाड़ी डूबती जा रही थी, हृदय भी बहुत धीरे धीरे धड़क रहा था। काफ़ी प्रयत्नों के बाद वह स्वस्थ हो सकी और जब वह स्वस्थ हुई तो उसने कहा मैंने अपना ऑपरेशन अपनी आंखों से देखा है। टेलर तो बेहोश थी, भला अपना ऑपरेशन आप कैसे देख सकती थी? डॉक्टर ने पूछा तो उसने बताया कि तब मैं अपने शरीर को भी उसी प्रकार देख सकती थी जैसे कि किसी दूसरे का देख सकती हूँ। सिर, चेहरा, मुंह, नाक आदि सब कुछ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मैं अपने शरीर के बाहर निकल आई हूँ और अपने शरीर को उस प्रकार देख रही हूँ जैसे वह किसी दूसरे का शरीर हो। उस समय मैं अपने आप को बहुत हल्का फुल्का अनुभव कर रही थी। एलिजाबेथ टेलर कहीं उस समय स्वप्नों के सागर में तो नहीं हो गई थी। यह जांचने के लिए डॉक्टरों ने कहा अच्छा ऑपरेशन के दौरान क्या क्या हुआ यह बताइए। टेलर ने ऑपरेशन की प्रत्येक प्रक्रिया बता दी। यही नहीं, डॉक्टरों ने कौन सी वस्तुएं, ऑपरेशन के कौन से उपकरण किस क्रम से इस्तेमाल किए यह भी बता दिया। एलिजाबेथ ने यह भी बताया कि अमुक उपकरण यथास्थान उपलब्ध ना होने के कारण प्रमुख सर्जन किस प्रकार झल्ला उठे थे और उन्होंने कौन कौन से शब्द कहे थे। इन अनुभूतियों को सुनकर एलिजाबेथ की बातों पर किसी को संदेह ना हुआ रहा। भारतीय अध्यात्म दर्शन से परिचित व्यक्तियों के लिए यह घटना नितांत सहज हो सकती है क्योंकि यहाँ स्थूल के अतिरिक्त सूक्ष्म और कारण शरीर का अस्तित्व भी सदा से स्वीकारा जाता रहा है। परंतु पश्चिम के लिए यह घटना चौंका देने वाली हो सकती है। ऐसी बात नहीं है कि पश्चिम में शरीर से पूरे आत्मा के अस्तित्व को कभी स्वीकारा ही नहीं गया हो। वहाँ भी जिन संत महात्माओं ने आध्यात्म विज्ञान की खोज की उन्होंने सूक्ष्म के अस्तित्व को स्वीकारा, परंतु आधुनिक पदार्थ विज्ञान ने उन बातों को अंधविश्वास का फतवा देकर बुद्धिजीवियों के दिमाग से उन आस्थाओं को पहुँच सा ही दिया। इसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं घटती रही हैं जिनके कारण पदार्थ विज्ञानियों को यह सोचने के लिए विवश होना पड़ा कि मनुष्य की चेतना स्थूल शरीर से बंधी हुई नहीं है, वह इच्छा अनुसार कहीं भी जा आ सकती है। प्रसिद्ध मनश्चिकित्सा विज्ञानी डॉक्टर थैमेला मॉस ने सिद्ध कर दिखाया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी चेतना को अपने शरीर से बाहर निकाल सकता है और पल भर में हजारों मील दूर जा सकता है। शरीर के नियम बंधनों से मुक्त मानवीय चेतना को प्रमाणित करने के लिए डॉक्टर मॉस ने कई घटनाओं का उल्लेख किया है। उनमें से एक घटना सन 1908 की है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स का अधिवेशन चल रहा था। इस अधिवेशन में विरोधी दल ने सरकार को विरुद्ध अविश्वास
प्रस्ताव रखा था और उस दिन प्रस्ताव पर मत संग्रह किया जाना था। विरोधी पक्ष तगड़ा था, अतः सरकार को बचाने के लिए सत्तारूढ़ दल के सभी सदस्यों का सदन में उपस्थित होना आवश्यक था। इधर सत्तारूढ़ दल के एक प्रतिष्ठित सदस्य सर कॉर्नराश गंभीर रूप से बीमार पड़े हुए थे। उनकी स्थिति इस लायक भी नहीं थी कि वे शैया से उठकर चल फिर भी सकें, जबकि उनकी हार्दिक आकांक्षा यह थी कि वे भी मतदान में भाग लें। उन्होंने डॉक्टरों से बहुत कहा कि उन्हें किसी प्रकार मतदान के लिए सदन में ले जाया जाए, परंतु डॉक्टर अपने कर्तव्य से विवश थे। आखिर उनका जाना संभव ना हो सका, परंतु सदन में कई सदस्यों ने देखा कि सर कॉर्नराश अपने स्थान पर बैठे मतदान में भाग ले रहे हैं, जबकि डॉक्टरों का कहना था कि वे अपने बिस्तर से हिले तक नहीं। एक दूसरी घटना का उल्लेख करते हुए डॉक्टर मॉस ने लिखा है, ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा का अधिवेशन विक्टोरिया हाउस में चल रहा था। उस समय एक विधायक चार्ल्स वुड बहुत बीमार थे। डॉक्टरों को उनके बचने की उम्मीद नहीं थी, परंतु उनकी उत्कट इच्छा थी कि वे अधिवेशन में भाग लें। डॉक्टरों ने उन्हें बिस्तर से उठने के लिए भी मना कर दिया था और ये अपनी स्थिति से विवश बिस्तर पर लेटे थे, परंतु सदन में सदस्यों ने देखा कि चार्ल्स विधानसभा में उपस्थित हैं। अधिवेशन की समाप्ति पर सदस्यों का जो चुपचाप फोटो लिया गया, उसमें चार्ल्स वुड की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने वाली सदस्यों के साथ उपस्थित थे।